बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान मनवर। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद मारूफ साहब मौजूद हैं। आइए चलकर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैज़ान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप मुझे अपने प्रोग्राम में बोलो कश्मीर न्यूज़ में बुलाया। सही है। ये मतलब बड़ा आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छेड़ दिया। ठीक है। देखें, पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान टर्माइल में है। ठीक है। 2016 और 2017 के जो न्यूज़ एनालिसिस हैं, जो वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आप रिपोर्ट पढ़ें तो चूँकि आजकल जो मुल्कों की जो इस्तेकाम है, जो मजबूती है, वो इक़्तिसादियात पर। ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान को एक उभरती हुई माशत या इमर्जिंग इकानमी डिक्लेयर किया गया था। और उस वक्त उसके जो स्टैटिस्टिक्स थे वो ये थे कि पाकिस्तान के पास 23 बिलियन फॉरेन रिजर्व थे। जीडीपी जो था वो 5.8 था। ठीक है। उस वक्त आपकी इन्फ्लेशन जो है 2.3 पे थी। ठीक है। उसके साथ आपका जो स्टॉक मार्केट थी वो 54,000 लेवल पे थी। आपका इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग में आपका जो रेट था वो B+ था। उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो था वो 5 to 6% था, जिसकी वजह से आपकी ट्रेड एक्टिविटी हो रही थी। और आपने देखा कि पिछले 3-4 साल में 4-5 साल में मासिव लेवल की आपके मुल्क में डेवलपमेंट हुई, शराइ बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई। फिर आपके मुल्क में ये जो है ना लोड शेडिंग का बहुत बड़ा एक अजाब था आवाम के लिए। ठीक है। वो काफ़ी हद तक कम हो गई। ठीक है। फिर दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा नासूर था हमारे मुल्क में, वो काफ़ी हद तक कम हो गई। तो इन हालात और इन अवामल की बुनियाद पर पाकिस्तान को जो है ना वो उभरती मैशत या इमर्जिंग इकानमी डिक्लेयर किया गया था। उस वक्त के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, उन्होंने अपने फिर जो है वो कड़ियाँ लानी शुरू कर दी, वो ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। और उस वक्त फिर आपके सामने ये पनामा का केस आ गया। उसके वक्त और फिर ये है कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसको अदम इस्तेकाम का शिकार किया गया। अच्छा, जब गवर्नमेंट अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो मुल्क की जो इकानमी है वो नफसियाती तौर पर डाउन होना शुरू हो जाता है। और वही हुआ कि फिर उसके बाद आपने देखा कि मुल्क में जो है वो इक़्तिसादी तौर पर ज़वाल पजीर शुरू हो। ठीक है। और आज हालत ये है कि जितने भी इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं, 7-8 इंडिकेटर या 9-10 इंडिकेटर होते हैं, जिसमें आप देखें जीडीपी जो है वो 5.8 से अभी 3 पे चला गया है। और कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये इससे भी नीचे चला जाएगा। कुछ जो इंटरनेशनल जो डोनर या इंटरनेशनल जो माशियत के लोग हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही, आप देखें जो स्टॉक मार्केट है वो 54,000 से अभी 37,000 पे आ गई है। इंटरेस्ट जो है रेट है वो आपका 5-6 से 11% पर चला गया है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में जो बिजनेस एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है इन्फ्लेशन जो है वो 2.3 से लेके अभी 9 पे चली है, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो उसका आ गया, लोगों की जो मुश्किलात में उसमें बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अच्छा, उसके बाद आप देखें जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है वो B+ से B- हो जाती है। इससे नुकसान ये होता है कि जितने भी इंटरनेशनल डोनर जो होते हैं जब वो आपको कर्जे देते हैं तो इन पे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाता है और आपकी जो इकानमी है वो फ्रीजाइल डिक्लेयर की जाती है। उसके बाद आप देखें कि जो आपकी जो फॉरेन रिजर्व हैं वो इस वक्त 13 पे हैं। अभी चाइना और सऊदी अरेबिया UAE ने जो थोड़ा दिया तो उसकी वजह से आपके 17 अरब पे आपके 17,000 पे 17 बिलियन पे चले गए। अभी इसके साथ साथ आप देखें कि आपके जो बजट डेफिसिट है, देखें मुल्क में डेवलपमेंट रुक चुकी है। सब्सिडी जो लोगों को मिल रही थी हज पे, गैस पे और बिजली पे, वो ख़त्म हो गई है। वो भी पैसे बच रहे हैं, डेवलपमेंट के पैसे भी बच रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। उसके साथ साथ मौजूदा गवर्नमेंट का ये दावा है कि उन्होंने करप्शन में कमी ला रहे हैं, तो उसका वजह यह है कि उससे भी बेशुमार आपकी बचत हो रही है। लेकिन
जो सोच या जो लम्हा फिक्रिया है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इसके साथ आपका जो बजट का खसारा या बजट डेफिसिट है वो कम होने चाहिए थे, वो डबल हो गया। अच्छा मारूफ साहब, नए पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी के बारे में क्या करें, उसकी कारकर्दगी के बारे में क्या, और क्या मुस्तकबिल में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने 5 साल पूरे कर सकेगी? देखें, किसी भी तारीख इंसाफ के बंदे से बात करो कि जो उसका सपोर्टर है, ठीक है, तो उससे आप बात करें जी कि इस वो तो फौरन वो जी नवाज शरीफ करप्ट था, चोर था, वो पिछले गवर्नमेंट ने कर्जे लिए, वो इस तरह के जवाब देने शुरू कर दें। मेरी उससे बात थी, मेरी टीवी टॉक के शो वहाँ बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी बात ये है कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जितने भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन जैसा भी है आपकी गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, चाहे उसमें धांधली हुई या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल अभी जो प्रैक्टिकल बात वो ये है कि उनकी गवर्नमेंट खत्म होगी और लोगों ने आपको ले आए, ठीक है। अभी देखिए कायदे आज़म का इरशाद है कि गवर्नमेंट का काम इसके अलावा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि लोगों की बेहतरी की पॉलिसी बनाना, लोगों को रिलीफ देने की और उनकी वेलफेयर की पॉलिसी बनाना और उस पर अमल दरामद कराना और लोगों को आसाइश देना और माशरती तौर पर माशरती इस्तेकाम लाना। तो मैं कह रहा हूँ पिछले 9 महीने में किसी भी PTI या किसी भी आम आदमी से पूछें तो हमें कोई एक हद तक भी एक मौजूदा गवर्नमेंट रिलीफ देने में नाकाम है इस वक्त, ठीक है, बल्कि लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और लोग इस वक्त तंग आए हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल इस्तेकाम रहना चाहिए। अगर इनको लोग आए हैं तो इनको सर्व कर लेने, खुद ब खुद ही नंगे हो जाएंगे, खुद ब खुद एक्सपोज आ जाएंगे, तो खुद ब खुद लोग इनको ले जाएंगे। इसमें किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी इकदाम को गिरेगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या तब्दीली के नाम पर अवाम के साथ धोखा तो नहीं हुआ? अक्सर लोग जो है पाकिस्तान तारीख इंसाफ के या जो लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इमरान खान की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। अच्छा, बात यह है कि किसी की नीयत पर शक वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स जो अपने इक़्तिदार के लिए लोगों को गुमराह कर सकता है, गलत एदाद व शुमार पेश कर सकता है, लोगों को सब्ज़ बाग दिखा सकता है, तब्दीली के नाम पर लोगों को पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए, अच्छा उसके बाद अपने इक़्तिदार के लिए दूसरों की पगड़ियाँ उछाल सकता है, इखलाकी और गैर इखलाकी हर तरह के इल्ज़ामात लगा सकता है, तो मुझे नहीं समझ आती कि हम उसको नेक नीयत कहें या उसको क्या कहें कि अभी फिर भी क्या ये वो सादिक और अमीन है। तो अभी पॉइंट ये है कि मैं कहता हूँ कि इनने 100 दिन की बात की, फिर 6 महीने की बात की, खुद बात की ना, तो इस 6 महीने में या 100 दिन में इन्होंने क्या किया सिवाय इसके कि आपका GDP जो है नीचे चला गया, आपकी लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ। और अभी देखें एक और बात है कि पार्लियामेंट का कोई काम नहीं हो रहा। पार्लियामेंट जो है ना वो आपकी ताकत का मंबा होती है। पार्लियामेंट में आपने जो है वो माहौल या खराब किया हुआ है, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, मुल्क में देखें नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो एक जो मैच्योर पॉलिटिशियन होता है ना उसको पता होता है कि जब तक पॉलिटिकल इस्तेकाम मुल्क में नहीं होगा, मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होगी, मुल्क में तरक्की नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। तो उन्होंने हालांकि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी और इनके पास 36 वोट थे नेशनल असेंबली में, लेकिन इसके बावजूद कि उखाड़ बिछाड़ धरनों की सियासत ना हो, ये अलाव जलाओ की सियासत ना हो, वो इमरान खान के घर गए कि भाई इशू पे बात करें, सियासत जो है पार्लियामेंट में आके बात करें, जो जायज शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो लेट्स मूव दिस कंट्री टुवर्ड प्रॉस्पेरिटी। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने धरने शुरू कर दिए, इन्होंने इस्लामाबाद बंद करना शुरू कर दिया। तो इसके बावजूद उनके दौर में 2013 से लेके 2017 तक आप देखें कितनी डेवलपमेंट हुई। अभी ये जब से आए इन्होंने आते ही अपोजिशन कहती है कि पॉलिटिकल इस्तेकाम हो, पार्लियामेंट में बात करो, इशू पे बात करो, तो ये कहते हैं कि आप धरने करें कंटेनर में दूंगा, ये कहते हैं जी आप धरने करें मैं जो है ना आपको खाने में दूंगा। मतलब ये बातें जो है ना अभी भी वो गली मली की तरह के बढ़ के मुँह मारे हैं ना, तो इन चीज़ों से इस्तेकाम नहीं आ सकता। और जब मुल्क में पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं होगा, पार्लियामेंट वर्क नहीं करेगी, आपके अदारे सही काम नहीं करेंगे, तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। अच्छा मारूफ साहब, इस वक्त मुल्क में बात हो रही प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, तो आपके नज़दीक पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है? देखिए ये जो है ना ये पाकिस्तान बदनसीबी से ये हमेशा से तजर्बाकार बनी रही है, हमेशा से तजर्बाकार रही है।
मैं ये कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान में जो बेसिक इशू है, बेसिक इशू वो और है और पाकिस्तान को किसी और तरफ ले जाया है। मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या सदारती निज़ाम हो, जब तक आपका लोग अच्छे नहीं होंगे, जब तक पॉलिटिकल प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। अब देखिए ना, आपके जो लोग हैं, हमारा ओवरऑल अगर देखें तो नेशनल कैरेक्टर हमारा वीक है। इसको बेहतर करने की जरूरत है, लोगों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपके पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे, पार्लिमानी हो या सदारती हो, जब पॉलिटिकल प्रोसेस सही तरीके से, इसमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि हमारा इशू क्या है, हमारा इशू करप्शन नहीं है। इस करप्शन की वजह से मसाइल जरूर है, लेकिन करप्शन हमारा इशू नहीं है। हमारा देखें, करप्शन जो है इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बैड गवर्नेंस। ठीक है, अच्छा बैड गवर्नेंस क्यों है? बैड गवर्नेंस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टेट डिसऑर्डर, रियासती बिगाड़। और रियासती बिगाड़ क्या है? रियासती बिगाड़ ये है कि आपके अदारे जो हैं वो आइन के मुताबिक नहीं काम करे। सुप्रीम कोर्ट स्टेप ओवर करती है, नैब स्टेप ओवर करता है, आर्मी स्टेप ओवर करती है, अच्छा बाकी मीडिया स्टेप ओवर करता है। हर अदारे का एक आईनी रोल है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस ही नहीं है। ठीक है, देखिए ना, ये सारी चीजें, ये रियासती बिगाड़ है। उसका क्या नतीजा होता है कि हर शख्स जिसको पावर मिलती है वो अपनी पावर को मिसयूज करता है, स्टेप ओवर करता है, और वो अल्टीमेटली बिगाड़ का बिगाड़। अच्छा मारूफ साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं जो हुकूमत को फौरी और तरजीही बुनियादों पर हल करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात ये है जी, हुकूमत को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हुकूमत को मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट को फाल करना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट में इशू को रेज करना चाहिए। अच्छा, वहाँ बैठ के जब बहस होगी, जब वहाँ देखें ना, 6 महीने तो कमेटी नहीं बनी आपकी पार्लियामेंट, अभी वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में जा ही नहीं रही। जब तक आप पार्लियामेंट को फाल नहीं करेंगे, कानून साजी कैसी होगी? जब कानून साजी नहीं होगी, तो हर अदारे को, जो अदारा काम नहीं कर रहा, अदारों को आप जिम्मेदार बनाएं। ठीक है, अदारों को डिक्टेट ना करें। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, कानून में कमियाँ हैं, आइन में कमी है, अदारों की वर्किंग में कमी है, वहाँ आप उनको दूर करें। अभी खामखा आप होस्टाइल एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। पोजीशन ये है इस वक्त, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है। अच्छा, तिजारती लोग जो डरे हुए हैं, बिजनेस में डरा हुआ है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बार बार लोग डरे हुए हैं कि इस मुल्क में जाएंगे तो पता नहीं कोई सही तरीके से हमें माहौल ही नहीं मिलेगा। अभी देखें, इन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से सब लोग जो ना डरे हुए हैं और कोई बंदा अपना काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अभी देखें टैक्स शॉर्टफॉल है, 350 बिलियन टैक्स शॉर्टफॉल, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह देखें ना, आपके सामने जो इंतजामी मामला है वो ठीक नहीं हो रहे। आपके सामने 3 IG जो पंजाब में चेंज हो चुके हैं। अच्छा, रोज इन हुकूमती मामला में मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आगे निज़ाम नहीं चल रहा ना। तो इनको मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये है कि इनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। खाम स्टेज में जाके बढ़ के मारने से या लोगों को सबक बात दिखाने से कि पाकिस्तानियों घबराना नहीं, पाकिस्तानियों तब्दीली आ जाएगी। और भाई बात ये है, जब आपकी डायरेक्शन ही दुरुस्त नहीं होगी, आप जा रहे हैं पेशावर की तरफ और लोगों को कहने में लाहौर की तरफ जा रहा हूँ, तो कैसे लोग पहुँचेंगे? इनको बात यह है कि पॉलिटिकल इस्तेकाम लाना चाहिए, पार्लियामेंट को फाल करना चाहिए, लोगों में एतमाद डेवलप करना चाहिए। ठीक है, मैं मफरूजों पे अभी देखें, एक मैं उनकी तरफदारी नहीं कर सरदार साहब की, लेकिन मुझे बताएं, 1 साल से आप ये जाली अकाउंट की बातें कर रहे हो। भैया, आप सामने लाएं चीजें, किसी को पकड़ो, किसी को सजा दो, कोई बात नहीं हो रही, मैं प्रोपेगेंडा। अच्छा, इसी तरह रोज लोगों की नैब में पेशियां हो रही हैं, कोई प्रोसिक्यूशन आप वहाँ केस पेश ही नहीं कर रहा, किसी को सजा नहीं हो रही। अभी देखिए ना, जब तक ये अदारे फाल नहीं होंगे, जब तक गवर्नमेंट का काम लोगों को सजाएं देना या लोगों को जेल में डालना नहीं, गवर्नमेंट का काम ये है लोगों की वेलफेयर के लिए पॉलिसी बनाना, लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाना, लोगों को रिलीफ देना। अच्छा मारूफ साहब, आपने बात की तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब ने आवाम से बहुत से वादे किए थे, कंटेनर पे खड़े हो गए, तो आप क्या समझते, क्या इमरान खान साहब ने कोई एक वादा जो वहाँ कंटेनर पे खड़े होकर किया तो पूरा करने में कामयाब हुए या नहीं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कोई शायद लोग अगर को बता रहा हो, लेकिन देखे ना, अभी ये वादा, इस तरह का कोई वादा अगर हो कि मैं जो है
कि जनाब मैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दूंगा, वो भी उनकी इनागुरल सेरेमनी तो हो गई, लेकिन मैं प्रैक्टिकली वहाँ यूनिवर्सिटी बनी, यही बात है ना। देखें अभी मौजूदा हालात में जब भी बात करें ना तो वो क्या करते हैं कि इमरान खान बहुत स्मार्ट आदमी है, इमरान खान ज़ुबानी बात करता है जी। अच्छा, इमरान खान साहब जब बात जाते हैं वो कहते हैं मेरी ज़ुबान से अल्फाज फिसल गए हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये चीप पॉपुलैरिटी, इससे निकल के आपको संजीदा तरीके से हुकूमत करनी चाहिए। सही है, ठीक है, गलती भी होती है, ये पाकिस्तान की गवर्नेंस को अच्छी नहीं है, इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कहने का मतलब है कि जब आपकी पॉलिसी ठीक होगी, आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होगी, आपकी बातों से, आपकी जो अमल से कुछ चीज़ें पॉजिटिव नजर आएंगी तो उसे तवक्को की जाएगी कि कोई बेहतरीन नजर आएगी। लेकिन जब वो चीज़ नजर नहीं आ रही होगी, आप देखें ना पिछले 8 महीने में कितने के वजीर चेंज हो गए हैं। एक वजीर साहब थे वो फवाद चौधरी साहब, वो हमेशा वहाँ जाके बगाड़ पैदा करते थे पार्लियामेंट में, सेनेट के चेयरमैन उनको बाहर निकाल दिया। अब दूसरे थे यहाँ पंजाब के वजीर, उनका क्या नाम था, वो जो वजीर इत्तलात थे पंजाब के वजीर इत्तलात, वो भी उनको फारिग कर दिया, वो भी बदजुबानी करते थे। फयाजुल हसन चौहान साहब थे। अच्छा, उसके बाद जो थे अहमद कियानी साहब, उनको इन्होंने निकाल दिया। देखिए ना, और क्योंकि एक खबर ये भी है कि उन्होंने को 2-2.5 अरब की करप्शन किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अफवाहें। इसी तरह जो सरवर साहब थे पेट्रोलियम के थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया तो उसको निकाल दिया। तो कहने का मतलब है इनको मामलात को तदब्बर से और बड़े तहम्मुल से देख सुन के मैच्योरिटी के साथ आगे चलानी चाहिए, ताकि लोगों में एतमाद पैदा हो, बिजनेसमैन में एतमाद पैदा हो, ब्यूरोक्रेट में एतमाद पैदा हो, बाहर के इन्वेस्टर में एतमाद पैदा हो और मुल्क आगे चले। ठीक है नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। कर्नल साहब, बात हो रही थी मुल्की मैशत की, पाकिस्तान की मुल्की मैशत बहुत बुरी हालत है उसकी इस वक्त, तो उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? देखें, मैशत जो है, मैशत किसी भी मुल्क की जो मैशत है उसमें नफसियाती जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपको जो मुल्की मामलात हैं, जो रीजनल मामलात हैं, उनको समझना होगा। ठीक है, देखें CPEC पाकिस्तान में आया, ठीक है, उसकी वजह से सब लोगों ने कहा ये गेम चेंजर है, ठीक है, और इसकी वजह से अमेरिका और उसके बाकी जो अलाइज हैं और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं या जो पाकिस्तान के मुखालिफ होते हैं, वो उन्होंने बड़े ही भांगे दौल पाकिस्तान CPEC के खिलाफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया। मौजूदा गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये है कि इनको पहला कदम ये जाना चाहिए कि इनको अपोजिशन रोल से लेकर हुकूमती रोल में आना चाहिए। हुकूमत पे अपोजिशन पर तनकीद करने के बजाय अपने जो काम है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद अपनी तरजीहात को सेट करना चाहिए, अभी देखें इन्होंने डॉलर को डीवैल्यू किया और 140 है, लेकिन उसके मुकाबले में जो आपकी एक्सपोर्ट जो तवक्को थी कि बाहर जाएंगे नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है। जी जी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ये था कि आपकी इंपोर्ट कम होंगी, इंपोर्ट किसी हद तक कम हुई है क्योंकि डेवलपमेंट कम हो गए, लेकिन जो तजारती खसारा है वो उसमें कुछ माइनर सा फर्क पड़ा है। तो इनकी प्रायोरिटी जो है CPEC से अभी वो जो पुरानी गवर्नमेंट की थी, पिछली गवर्नमेंट की थी, इनकी वो प्रायोरिटी नहीं है, जिससे आपके साथ चाइना भी वो जो एक जज्बाती तौर पर जो लगाव था, स्पिरिट था जो उनके साथ का, वो भी अभी नहीं रहा। तो जो इनकी जो डायरेक्शन है वो ये होनी चाहिए कि आपकी जो लोकल लेवल की जो इंडस्ट्रीज है, जो लोकल लेवल की तिजारत है, जो लोकल लेवल की इन्वेस्टमेंट है, वो एक्टिविटी होगी, पैसा रिवॉल्व करेगा तो आपकी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी, आपकी मुल्क में जो एक्टिविटी होगी तो जॉब भी क्रिएट होंगी, जब एक्टिविटी होगी तो पैसा रिवॉल्व करने से आपकी जो मैशत है उसमें इस्तेकाम आएगा। जब आप इतनी पाबंदियां लगा देंगे, लोगों को डरा देंगे कि इन्वेस्टर मुल्क में ना आए, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी ना लगाए, जो तिजारत करने वाला है वो तिजारत नहीं करता, बिजनेसमैन वाला बिजनेस नहीं करता, रियल एस्टेट वाले रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपकी ना टैक्स कलेक्शन हो रही है, ना तिजारती एक्टिविटी हो रही है, ना उससे जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो कमी होनी चाहिए वो रोजगार के मौके मुहैया नहीं हो रहे।
अच्छा, जितने लोग जिन लोगों बेचारे बैठे हुए थे मार्केट में, वो भी अभी हाथ पे हाथ रखते बैठे हैं, तो इनको लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। इनको काम ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करें। जो ये करप्शन के मामला को हर वक्त लेके बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ करप्शन आपका इशू है ही नहीं है, बैड गवर्नेंस आपका इशू है, स्टेट डिसऑर्डर आपका इशू है, उन पर तवज्जो दें। जब आपकी अदालतें सही काम करेंगी, जब आपकी पार्लियामेंट सही काम करेगी, जब आपका एहतसाब ब्यूरो सही काम करेगा, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी काम करेगी, और इसी तरह दूसरे अदारे हैं, जब वो सही काम करेंगे तो जो करप्ट आदमी है वो ऑटोमेटिकली सजा पाएगा। ठीक है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल, जो मौजूदा जो एहतसाब ब्यूरो जो काम है, उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नजर आ रही है उसकी, क्योंकि इस वक्त देखिए ना कि सवाए पनामा में कितने लोगों के नाम थे, 386 लोगों के नाम थे, सवाए नवाज शरीफ के किसी को सजा मिली है, कोई इवन केस भी बना है। हालांकि सिराजुल हक सुप्रीम कोर्ट के गए थे कि बाकी लोगों को खिलाफ केस हुए, लेकिन वो केस नहीं चला। अभी इससे अंदाजा हो रहा है ना, हालांकि पनामा में नवाज शरीफ का नाम था ही, लेकिन एक प्लान के तहत सजा दे दी उसको, और भाई वो सजा देगी, बाकी लोगों को क्या है। अभी भी आपने वो जरदारी के खिलाफ बेनामी काउंट का बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मीडिया ट्रायल हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा। भाई बेनामी अकाउंट में वो शुमार भी अभी अलीम है या जरीन साहब हैं, ये इनके जो ये लोग शामिल हैं, तो इन लोगों को होना चाहिए। इसी तरह नैब के केस जो है वो परवेज इलाही के खिलाफ भी हैं, चौधरी बरादरान के खिलाफ भी हैं, आया इसी तरह वो जो हैं साबिक चीफ मिनिस्टर हैं जो परवेज खट्टर साहब, उनके खिलाफ भी हैं, इवन इमरान खान के खिलाफ खूब होते हैं, लेकिन नैब उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा। तो इससे एक तासर जाता है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, तो ये अदारों को काम करने का फ्रीली माहौल होना चाहिए, अदारों का डेवलप। मारूफ साहब, आपने सी पैक की बात की, सी पैक के मुकम्मल होने के बाद क्या समझते हैं एक आम आदमी, एक ले मैन की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी, क्या तब्दीली आएगी? देखें, ले मैन जो आम आदमी होता है ना, उसके लिए बेहतरी क्या है? ठीक है, उसके बच्चों को एजुकेशन मिले, उसको हेल्थ फैसिलिटी मिले, ठीक है, उसकी रोज़मर्रा की जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, खाने पीने की शायें, वो उसको कम चीप रेट में मिले, ये होती है ना। उसी तरह उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके घर तक रोड होनी चाहिए, उसके घर में बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज होनी चाहिए। देखिए सी पैक जो है, सी पैक की वजह से आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसी वजह से यहाँ कारखाने लग रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, उन इंडस्ट्रियल जोन में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए चाइना ने कैसे तरक्की की, चाइना ने अपनी प्रोडक्टिविटी मासिव लेवल पर बढ़ा दी, ठीक है ना, चीप रेट पर बढ़ाई, लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज किया। अच्छा, वहाँ लेबर चीप थी, उनने मैक्सिमम जो लेबर है उसको इंगेज किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। इनिशियली उनकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मासिव लेवल पे आपने क्वांटिटी दें और जिस इलाके जिस रीजन की जो रिक्वायरमेंट आप पूरी करें। वहाँ जब आपकी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई, आपका फॉरेन रिजर्व बहुत बढ़ता गया, आस्ता आस्ता फिर अभी उन्होंने क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव कर दी है। तो आपका जो सी पैक है, सी पैक की वजह से आपके मुल्क में जो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होगी। आप राहदारी लेंगे चाइनीज़ की जो राहदारी है ना, अगर सिर्फ वही अगर सही सी पैक चल जाए और जो आपकी जो ग्वादर पोर्ट है चल पड़े, तो उस राहदारी से आपको इतने आपका ज़रिए मुबादला में इतना इजाफा होगा कि आप की काफ़ी इकानमी जो है बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए चाइना का एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, मुल्क में बेहतरी होना ज़रूरी है। अभी देखिए ना, जब आपका इन्वेस्टर जब जो बाहर से पैसे लाता है, जब बाहर से इन्वेस्ट करता है, जब वो अपने आप को रिस्क में देखेगा, जब वो देखेगा कि यहाँ जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ जो गवर्नमेंट जो है वो हमें मुराद नहीं दे रही, वो क्यों आए? उसको कोई और जगह मिल जाएगी। इससे कबल भी दहशत गर्दी वजह से हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आना थी वो दूसरे मुल्कों में चली गई, क्योंकि यहाँ दहशत गर्दी बहुत ज़्यादा थी। अभी वो थोड़ा अमन अमान हुआ है, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है वो उस तरह के इन्वायरमेंट नहीं दे रही इन्वेस्टर्स को। और इसी तरह ये सी पैक को चाइनीज़ को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे। देखिए ओवरऑल मुल्क में जो डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट हैं वो सीज हो गए। जब देखिए ना, जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सीज हो जाएंगे तो आपकी क्या है, स्टील की जो इंडस्ट्री है वो बैठ जाएगी, ईंटें बनाने वाले पट्टे बैठ जाएंगे, आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो बाकी एल्युमिनियम जितनी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, अच्छा उसके साथ जो लेबर वर्क है
वो घर बैठ जाएगी, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो आप भाई देखें, आप इन प्रोजेक्ट को चलाना चाहिए, आगे चलाएं। और उसके लिए मुख्तलिफ आप देखें ना, आप अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट रोकेंगे तो आपको आपकी हुकूमत की नाकामी नज़र आएगी। सी पैक की जो वहाँ खपत लोगों की होनी थी वो अभी नहीं हो रही। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती थी वो नहीं हो रही, तो इससे लोगों में मुश्किलात बढ़ेंगी, परेशानियाँ बढ़ेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा गवर्नमेंट को इन चीज़ों को बड़े ठंडे दिमाग से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और करप्शन की बात करने की बजाय आपको गुड गवर्नेंस की अच्छा, मारूफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या कभी दोबारा इक़्तिदार में आ सकेगी? मेरा ख्याल ये है कि अगर आज फेयर और फ्री इलेक्शन हो तो 2/3 मेजॉरिटी आज भी मुस्लिम लीग ले जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मैंने जो पहले बताया कि स्टेट डिसऑर्डर या रियासती बगाड़, उसकी वजह से जब आप जमातों को रोकने की कोशिश करें, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार करें, तो उसे फिर पॉलिटिकल प्रोसेस भी है। अदरवाइज देखें, जो मुस्लिम लीग नून की परफॉर्मेंस है आज लोग सारे याद कर रहे हैं। जिस बंदे के बाद मैंने यार वो तो याद कर रहा है कि यार उस वक्त हम कितने सुकून से थे, उस वक्त ये तब्दीली के नारे उनको बड़े अच्छे लग रहे थे। लेकिन आज वो सब जो है ना, सब लोग देखिए ना, जब गरीब को खाना महंगा मिलेगा, जब गरीब का बच्चा जो है एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएगा, जब गरीब को जो अद्वियात महंगी मिलेंगी, जब गरीब को आटा महंगा मिलेगा, जब गरीब को चीनी महंगी मिलेगी, तो वो किसको याद करेगा? जो उसका सस्ता देगा, ऑटोमेटिकली उसको तो ये करते हैं ना। तो मेरे ख्याल में ये वक्ती तौर पर सियासत में इस तरह के नशे व फराज आते रहते हैं। ठीक है। तो इससे देखिए ना, उससे कबल जब नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने यहाँ से भेज दिया था, सऊदी अरब चले गए, तो उस वक्त सब लोगों ने कहा कि इनका मुस्तकबिल जो है वो खत्म हो गया है, यही कहा गया। लेकिन 8 के 9 साल बाद वो वापस आए और उन दोबारा सियासत की, और 2013 में वो वज़ीर आज़म बन गए। तो कहने का मतलब है कि पार्टियां जो है ना, पार्टियों को दबाने से नहीं, उनको चलने दो, पॉलिटिकल प्रोसेस चलने दो। तो उसके बाद पार्टियां जो है ना, वो अगर नहीं परफॉर्म करेगी वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अगर आप उनको दबाएंगे, पाकिस्तान में देखें, आपने मेरी पार्टी को कितना दबाने की कोशिश नहीं दबा सके, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में वो कमज़ोर ज़रूर हुई है। अगर आपने मुस्लिम लीग नून को दबाने की कोशिश की तो ये दबेगी नहीं। हाँ, आप उनको आने दें इस सिनेरियो में, इस मैदान में, सियासी मैदान में। अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन जो प्रोसेस अभी हो रहा है, इससे वो नहीं दबेगी। ये तो वक्ती मामलात हैं। आज एक मिसाल साकिब निसार थे, चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ी अजीब किस्म के कारनामे, आज कहाँ हैं? इसी तरह बाकी लोग, मिसाल नैब के जो चेयरमैन हैं, आज ये काम, कल ये नहीं होंगे। इसी तरह आर्मी में भी तब्दीली आ जाएगी, मुख्तलिफ इदारों में तब्दीलियाँ आ जाएगी, लोगों के जहन चेंज हो जाएंगे। जब अवाम की ख्वाहिशात या उनकी जो जहन और दिल वो जब चेंज नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसी समाज के तरफ जाएंगे जिसके तरफ उनका लगाव होगा, जो उनको बेहतरी देगी, जो उनको फैसिलिटी देगी। कर्नल साहब, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई तजवीज़ देना चाहेंगे? और इस वक्त जहाँ जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी आपको देख रहे हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जितने जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, उनको ये जो कहा जा रहा है करप्शन बहुत बड़ा इशू है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है, ये उनको गलत पावर कराया जा रहा है या बताया जा रहा है। पाकिस्तान का इशू करप्शन की वजह से मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन करप्शन हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू करप्शन जो है वो बाई प्रोडक्ट है बैड गवर्नेंस का, और बैड गवर्नेंस जो है वो इसलिए हो रही है कि आपकी रियासती बगाड़ है, स्टेट डिसऑर्डर है, अदारों को आइन के मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा या अदारे काम नहीं कर रहे। तो स्टेट डिसऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें। जब ये पॉलिटिकल प्रोसेस सही तरीके से चलेगा, गलत लोग ऑटोमेटिकली वीड आउट हो जाएंगे, अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस की खूबसूरती यही है कि इट इज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये रेवोल्यूशनरी नहीं है। तब्दीलियाँ
ज़बानी कहने से नहीं आ सकती, बेहतरियाँ ज़बानी कहने से नहीं आ सकती, उसके लिए अमली तौर पर करना पड़ता है, अमली तौर पर काम करना पड़ता है, उसके लिए अच्छे लोगों की सिलेक्शन करनी पड़ती है। देखें उसके लिए यू टर्न लेके आप एक दिन एक बात करें और देखें यू टर्न का मतलब क्या है, थूक के चाटना। हमने सारी जिंदगी ये सुना कि थूक के चाटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू टर्न लो यार, यू टर्न बहुत अच्छी चीज़ है। आपने खुद कहा कि हम इलेक्ट्रिक वाले को नहीं लेंगे, फिर लेंगे। आपने कहा कि जनाब मैं जो है ना जो ये जो परवेज़ लाई है ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आपने उसको स्पीकर बना। तो ये चीज़ें जो है ना, यही चीज़ें जो है ना इस मुल्क को जो ना ज़वाल की तरफ लेके आती है। नहीं है कि आपके प्रिंसिपल होने चाहिए, आप जो है ना अच्छी स्ट्रक्चर, अच्छे अदारे डेवलप करें, लोगों को अच्छा मैसेज दें। आप अपने इक़्तिदार के लिए लोगों को गलत किस्म के ख्वाब ना दिखाएं। और लोग बेचारे जो हैं वो सादी कौम है, ये वो समझ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में हमें सच बोलने की आदत डालनी, ठीक है, हमें सच्चाई की तरफ मुनाफिकत को छोड़ना पड़ेगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल मोहम्मद मारूफ साहब, आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इलेक्शन से कबल इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के बहुत से ओहदेदारान ने बहुत से इस आवाम से बहुत से वादे किए गए। अब मैं समझता हूँ कि अमल का वक्त है, तहरीक इंसाफ को अमल करना चाहिए। लोगों की इमरान खान साहब से बहुत सी तवक्कुआत हैं, तो इमरान खान साहब को अब इन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है, ताकि इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना, ताकि ये मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सके। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, और अगर मज़ीद किसी और अहम मामले की तरफ आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सअप नंबर आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज के लिए अपने मेज़बान फैज़ान मनवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।